नमस्कार। मैं संदीप कुमार ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अम्बेडकर नगर से। आज मैं DED/SC/IID के फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर सेकेंड का पेपर नंबर 6 थेरापेutics। आज के इस पेपर में मैं यूनिट 2 के 2.4 पर ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा करूंगा। आज का टॉपिक है 2.4 स्पेसिफिक कंडीशंस एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड पोलियोमाइलाइटिस। इस टॉपिक पे मैं अपने पिछले वीडियो में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशी क्षरण पर ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा कर चुका हूं, जिसपे मांसपेशी क्षरण के परिचय, मांसपेशी क्षरण के प्रकार और मांसपेशी क्षरण के प्रबंधन और चिकित्सा पर विस्तृत चर्चा कर चुका हूं। आज मैं इस टॉपिक पर उसके आगे पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो पर ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम पोलियो परिचय इंट्रोडक्शन चर्चा करते हैं। पोलियो एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलती है। यह वायरस भोजन, पानी, गुदा तथा श्वसन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल के ग्रेमेटर को भेदता है। एंटीरियर नर्व की क्षति के कारण मांसपेशियों का तनाव कम या शिथिल हो जाता है। यह 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ही प्रभावित करता है, इसलिए इसे बाल पक्षाघात भी कहते हैं। पोलियो के 3 नाम होते हैं जो निम्नवत नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पहला है लियान, नंबर 2 है, दूसरा है लैंसिंग और तीसरा है ब्रांसहाइड। इस तरह से पोलियो के 3 नामों से जाना जाता है। ये वायरस रोग जिससे एंटीरियर हॉर्न सेल से जुड़ी मांसपेशियों में अल्पकालीन अथवा अस्थायी रूप से क्षति हो जाती है, लकवा या बाल पक्षाघात कहते हैं। कभी कभी इन वायरस से जानलेवा बीमारी भी हो जाती है, जिससे कम से कम 10% बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का कारण सुचारू रूप से सांस लेने एवं निगलने के कार्य में असमर्थता होती है। यह स्थिति तब होती है जब वायरस डायाफ्राम की दीवार को भेदता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्वसन क्रिया प्रभावित हो जाती है। यह वायरस 3 प्रकार से प्रभावित करता है, जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है इंसेफेलाइटिस। इसमें सेरेब्रम के डाइसिफेलान भाग पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरा है बल्बर। इसमें ब्रेन स्टेम या अनुमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है स्पाइनल। इसमें सुषुम्ना पर प्रभाव पड़ता है। भारत में सर्वाधिक होने वाले बाल पक्षाघात
स्पाइनल प्रकार का होता है। वायरस संक्रमण गति का नियंत्रण करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऐसा वातावरण जहां पोषण की स्थिति खराब तथा शौचालय की कमी होती है, वहां पोलियो ग्रस्त बच्चों के मल से यह वायरस स्वस्थ बच्चे के मुंह तक पहुंचता है। यह वायरस पीने के पानी या खाद्य पदार्थ में मक्खियों द्वारा या गंदे हाथों द्वारा पहुंचकर दूसरे बच्चों को प्रभावित कर देते हैं। यदि वातावरण अच्छा है तो इसके वायरस छींक एवं खांसी द्वारा फैलते हैं। यह लगभग 2 सप्ताह तक प्रभावित होता है। यदि संक्रमित बच्चे के पास कोई अन्य बच्चा सोता है या संपर्क में आता है तो उसे भी यह रोग संक्रमित कर देता है, लेकिन 2 सप्ताह के बाद किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। इसका संक्रमण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता है। कभी कहीं गंदे पानी से होने वाली बीमारियां जैसे हैजा व टाइफाइड के महामारी के रूप में फैलने के दौरान पोलियो वायरस फैलने की गति भी बढ़ जाती है। आगे है पोलियो के लक्षण। पोलियो के लक्षण। पोलियो के लक्षण को समय से पहचानकर सावधानी एवं रोकथाम के उपाय किए जाए तो संभव है कि इससे बचा जा सकता है अथवा इसकी गंभीरता पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पोलियो की पहचान के लिए इसके निम्नलिखित लक्षणों के प्रति ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहला लक्षण है नंबर 1 तीव्र ज्वर, नंबर 2 सिर दर्द, नंबर 3 शरीर में दर्द, नंबर 4 उल्टी आना, नंबर 5 मांसपेशियों में शिथिलता हो जाती है, नंबर 6 लकवाग्रस्त के समय कोई भी प्रभावित अंग सीधा नहीं रहता, उसमें संकुचन हो जाता है। उसके बाद नंबर 7 है घुटने के झटके और अन्य नसों के प्रकटाव प्रभावित अंग या घट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 8 है आमतौर पर गैर प्रभावित अंग समान से ज्यादा ही मजबूत हो जाते हैं ताकि दूसरे कमजोर अंग की कमी को पूरा कर सके। उसके बाद नंबर 9 है प्रभावित अंग का विकास न होने के कारण छोटे रह जाते हैं। नंबर 10 है बाद में प्रभावित अंग की मांसपेशियां एवं हड्डियां दूसरे अंगों की अपेक्षा पतली हो जाती है। उसके बाद नंबर 11 है दिमाग या बुद्धि प्रभावित नहीं होती है। अब आगे है पोलियो के साथ होने वाली द्वितीयक समस्याएं। पोलियो की पहचान सही समय पर ना हो पाने
अथवा शरीर की विभिन्न स्थितियों जैसे लेटने, रेंगने, उठने बैठने, खड़े होने, चलने इत्यादि का व्यवस्थित प्रयोग न होने के कारण कभी कभी इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे द्वितीयक समस्याओं के नाम से जाना जाता है। ये द्वितीयक समस्याएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है संकुचन। मांसपेशियों तथा नसों के छोटे होने के कारण वह अंग पूरा विस्तार से गति नहीं कर पाता है, जिसके कारण जोड़ों में संकुचन होता है। उसके बाद है अंगों का जोड़ से हटना। जोड़ से हटना, कभी कभी मांसपेशियां सूख जाने के कारण अपना कार्य नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में वह अंग जोड़ से खिसक जाता है। यह कई जोड़ जैसे कूल्हा, घुटना, टखना, कंधा, कोहनी एवं कलाई इत्यादि में हो सकती है। उसके बाद पोलियो की द्वितीयक समस्या में तीसरा नंबर है अंगों का छोटा होना। अंगों का छोटा होना, इस स्थिति शरीर स्थिति सही ना होने एवं व्यायाम चिकित्सा के अभाव में पोलियो से ग्रसित व्यक्ति के अंग में संकुचन हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां खिंच जाती हैं एवं अंग छोटा हो जाता है। अंगों का छोटा होने के बाद नंबर 4 है द्वितीयक समस्या में स्पाइनल विकृति। जब व्यक्ति के किसी भी स्पाइनल अस्थि की संरचना समान से असमान या टेढ़ी हो जाती है तो उसे अस्थियों की विकृति कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की विकृतियां आती हैं। तो स्पाइनल विकृति के अंतर्गत निम्न प्रकार की विकृतियां आती हैं, जिसमें यहाँ पहला आज दिया गया है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस पोलियो के कारण जब बच्चे का कोई एक पैर प्रभावित होता है तो प्रारंभिक एवं सुधार की अवस्था में उसका सही ढंग से उपचार नहीं किया जाता है, जिससे उसके पैर की मांसपेशियां सूखने के साथ साथ ऊपर की ओर खिंच जाती हैं और उसका पैर छोटा हो जाता है। पैर छोटा होने के कारण जब वह चलने का प्रयास करता है तो उसका शरीर स्पाइन से दाईं अथवा बाईं तरफ झुक जाता है। स्पाइनल कार्ड की इस स्थिति को स्कोलियोसिस कहा जाता है। स्पाइनल विकृति में दूसरा है स्पाइनल विकृति में दूसरा ब है काइफोसिस। जब रीढ़ के पिछले भाग में उभार आ जाता है अथवा गोल हो जाता है तो इस स्थिति को काइफोसिस कहते हैं। इस प्रकार की विकृत बेढंगी स्थिति में बैठने से रीढ़ की मांसपेशियां कमजोर होने से अथवा आगे की ओर झुककर चलने के कारण
हो जाती है। काइफोसिस के बाद सा है लॉर्डोसिस। कभी कभी पोलियो की बीमारी के होने के कारण उदर एवं कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं अथवा कूल्हे में संकुचन होने से पीठ अंदर की ओर धंस जाती है। इस विकृति को लॉर्डोसिस कहते हैं। अब लॉर्डोसिस के बाद है द कूल्हे का खिसकना। पोलियो की बीमारी के कारण दीर्घावस्था में जब सुधार नहीं हो पाता और बैसाखी के स्थान पर कोई चलने फिरने या उपकरण जैसे लाठी इत्यादि को लेकर चलने का प्रयास किया जाता है तो कूल्हे की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण कूल्हा गुदा से खिसक जाता है। इस स्थिति को कूल्हे का खिसकना कहते हैं। उसके बाद यह है द्वितीय समस्या में स्पाइनल विकृति के अंतर्गत यह है टेढ़ा एवं चपटा पांव। कुछ बच्चों में पोलियो होने के बाद जब पैर छोटा हो जाता है तो चलते समय झूलने लगता है। कुछ दिन तक इस स्थिति में रहने पर पैर के टखने वाले जोड़ में संकुचन हो जाता है। साथ पैर अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर मुड़ जाता है। कभी कभी पक्षाघात के कारण पैर में विकसित होने वाले वक्र का विकास रुक जाता है जिससे पैर चपटा हो जाता है। उसके बाद स्पाइनल विकृति के अंतर्गत विभिन्न ताकतों के बाद अगला है पॉइंट्स के बाद अगला है माइलोमिनुगोसिल। नंबर 5 द्वितीय समस्या में नंबर 5 माइलोमिनुगोसिल। इस अवस्था में संवेदना पूर्ण रूप से अक्षम हो जाती है जिससे ताप स्पर्श तथा दर्द का ज्ञान नहीं होता है। यह है अक्षमता स्पाइनल कॉलम के लंबर भाग एवं दोनों पैरों में दिखाई देती है अथवा जलने एवं दाग जैसी समस्याएं होती है। आगे है माइलोमिनुगोसिल के बाद पोलियो की रोकथाम। पोलियो की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1 रोकथाम में नंबर 1 है टीकाकरण। शिशुओं को पोलियो वैक्सीन के टीके लगवाना चाहिए। इसके लिए पोलियो की दवा निम्नवत दिलाएं जिसमें नंबर 1 जन्म के समय, नंबर 2 6 सप्ताह पर, नंबर 3 10 सप्ताह पर, नंबर 4 14 सप्ताह पर, नंबर 5 1 या 1.5 वर्ष पर बूस्टर खुराक। उसके बाद टीकाकरण के बाद नंबर 2 है जितना संभव हो समुदाय के उतने ही बच्चों को टीका लगवाएं। पोलियो का सक्रिय वैक्सीन बच्चों के मुंह में दी जाती है। उसके बाद तीसरा है रोकथाम में टीकाकरण की समय सारणी पूरी करें। पोलियो वैक्सीन की 1 या 2 खुराक से बच्चा सुरक्षित नहीं हो पाता।
नहीं हो पाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे को पूरी खुराक दिलाई जानी चाहिए। यदि बच्चा 2 या 3 वर्ष का हो गया हो तो भी उसे पोलियो का वैक्सीन पिलाई जा सकती है। इसके बाद नंबर 4 है सक्रिय पोलियो वैक्सीन को उपयोग से पहले ठंडे स्थान पर रखा होना चाहिए। उपयोग से कुछ पहले ही उसे बाहर निकालना चाहिए। इसे 3 माह के लिए द्रवित करके पुनः हिमकृत करके रख सकते हैं, अतः यह ठंडी ही रखी जानी चाहिए, अन्यथा नष्ट हो जाती है। उसके बाद आगे है नंबर 5। नंबर 5 है बच्चे को अच्छी सुरक्षा देने के लिए उसे सही समय पर पोलियो वैक्सीन दें जब वह बुखार जुखाम या दस्त से पीड़ित ना हो। उसके बाद आगे उपचार पोलियो का शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाकर संबंधित विशेषज्ञ जैसे भौतिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाणिज्य चिकित्सक तथा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसका उपचार एवं निदान रोगी के प्रमस्तिष्कीय क्षति की मात्रा पर निर्भर करता है। अब आगे है सावधानियां, पोलियो की सावधानियां पोलियो जैसी विकलांगता को रोकने के लिए बच्चों व गर्भवती मां दोनों को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए जिससे जीवन की एक गंभीर समस्या से बचा जा सके। जिसमें नंबर 1 है सावधानियां में नंबर 1 गर्भवती मां को संतुलित आहार एवं स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। नंबर 2 सड़े गले व कटे फलों से दूर रहना चाहिए। नंबर 3 बच्चे को गंदगी से दूर रखें। उसके बाद नंबर 4 है दूषित पानी एवं भोजन का सेवन न करें। नंबर 5 संक्रमण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। नंबर 6 साफ सफाई की उचित व्यवस्था करें। उसके बाद नंबर 7 है चिकित्सक द्वारा दी गई सावधानियां एवं दवाओं को उचित रूप में पालन एवं सेवन करें। नंबर 8 अंधविश्वासी एवं भ्रांतिपूर्ण चिकित्सकों से दूर रहे। अब आगे है सावधानियां के बाद जो है पोलियो का प्रबंधन एवं पुनर्वास। पोलियो का प्रबंधन एवं पुनर्वास पोलियो से प्रभावित व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक समायोजन के लिए निम्नलिखित प्रबंधन एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। जिसमें पहला है प्रबंधन एवं पुनर्वास में नंबर 1 शैक्षिक प्रबंधन। पोलियो में केवल मांसपेशी क्षति होती है, उनकी बीमारी उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सामान्य होती है। मानसिक दशा
ठीक होने के कारण उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे समान शिक्षा के योग्य होते हैं। कभी कभी बच्चों की शारीरिक स्थिति खराब होती है, जिससे उन्हें व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल एवं बैसाखी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में उनको उनके बैठने की स्थिति में परिमार्जन अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने समेकित शिक्षा को आरंभ करके लगभग सभी विद्यालय के अध्यापकों को विकलांगों को पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। अब शैक्षिक प्रबंधन के बाद है दूसरा, व्यवसायिक पुनर्वास। व्यवसायिक पुनर्वास समेकित शिक्षा के माध्यम से उसे शिक्षित करके रोजगार परक व्यवसाय जैसे विकलांगों के लिए कैलीपर बनाना, कण साचा तैयार करना, कुर्सी बनाना, पेंटिंग कला कार्य, दरी बुनने का कार्य एवं चटाई बनाने का कार्य सिखाया जा सकता है। व्यवसायिक पुनर्वास के बाद जो है प्रबंधन में पुनर्वास में नंबर 3 है भौतिक पुनर्वास। बहुत से पोलियो ग्रसित व्यक्तियों में दीर्घावस्था में विशेषकर जिस भाग में लकवा होता है उस भाग के कुछ बड़े जोड़ों में संकुचन हो जाता है एवं मांसपेशियां सूख जाती हैं। यह संकुचन व्यायाम चिकित्सा एवं अन्य किसी चिकित्सा से ठीक नहीं होता। इसके लिए हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा ऑपरेशन कराकर संकुचन दूर किया जा सकता है। संकुचन दूर हो जाने पर सूखी हुई मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए व्यायाम चिकित्सा तथा उसे अपने दैनिक क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए सहायक उपकरण जैसे बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, वॉकर तथा छड़ी इत्यादि दिया जाता है। साथ ही साथ उसे कैलीपर एवं सिपलिट दिया जाता है। इस प्रकार सहायक उपकरणों एवं कैलीपर के माध्यम से उसका शारीरिक पुनर्वास किया जाता है। अब आगे है भौतिक पुनर्वास के बाद नंबर 4 है सामाजिक पुनर्वास। पोलियो छुआछूत की बीमारी नहीं है और ना ही यह संक्रमण के माध्यम से फैलती है। इसलिए व्यक्ति को पोलियो के बारे में नकारात्मक आवृत्ति को नहीं लाना चाहिए और ना ही उससे घृणा करनी चाहिए। माता पिता का बच्चे के प्रति तथा बच्चे का माता पिता के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होनी चाहिए। उसे सभी जगहों जैसे पार्क, होटल, बाजार, पार्टी, मेला इत्यादि में साथ साथ ले जाना चाहिए। यह कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का शादी विवाह समान रूप से किया जाना चाहिए तथा उसे समाज में बराबर का स्थान दिया जाना चाहिए। इसके लिए
भारत सरकार भी प्रोत्साहन स्वरूप सहयोग प्रदान करती है, अतः इन्हें दया का पात्र न मानते हुए उनका अधिकार देना चाहिए, जिससे उनका सामाजिक पुनर्वास हो सके। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप लोगों को पोलियो का परिचय, पोलियो के लक्षण, पोलियो के साथ होने वाली द्वितीयक समस्याएं, पोलियो की रोकथाम, उपचार, सावधानियां तथा पोलियो के प्रबंधन एवं पुनर्वास पर विस्तृत चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप देखेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। इससे रिलेटेड विभिन्न प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, पोलियो के लक्षण बताइए। दूसरा प्रश्न है, पोलियो के साथ होने वाले द्वितीयक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा कीजिए। और तीसरा प्रश्न है, पोलियो के प्रबंधन एवं पुनर्वास पे शैक्षिक प्रबंधन और सामाजिक पुनर्वास पर चर्चा कीजिए। इस तरह से 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखिए, और कहीं पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो अपने ग्रुप में कमेंट के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं, जिससे उसका करेक्शन किया जा सके। और हमसे बात करने के लिए आप किसी भी समय फोन से बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।